12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 मुंबई का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। शहर अपने रोज के काम में व्यस्त था। तभी एक धमाका हुआ जिसने पूरी इमारत को हिला दिया। कुछ ही मिनटों में शहर के अलग अलग हिस्सों से धुएं के गुब्बार उठने लगे, एक के बाद एक 13 धमाके। 2.5 घंटे के भीतर मुंबई की सड़कों पर मौत का तांडव मच चुका था। इस दिन से पहले इस साजिश की शुरुआत महीनों पहले हो चुकी थी। जनवरी 1993 में मुंबई में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। इन्हीं दंगों के जख्मों को हथियार बनाकर अंडरवर्ल्ड के कुछ ताकतवर चेहरों ने बदले की एक खतरनाक योजना बनाई। इस साजिश के केंद्र में था टाइगर मेमन नाम का एक तस्कर, जिसका अपराध की दुनिया में गहरा नेटवर्क था। जांच एजेंसियों के अनुसार टाइगर मेमन ने दुबई में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संपर्क साधा। दोनों की मुलाकातों और योजनाओं का ब्यौरा बाद में जांच एजेंसियों की रिपोर्टों और अदालती दस्तावेजों में सामने आया। जांच रिपोर्टों के अनुसार फरवरी 1993 में मुंबई के दर्जनों युवकों को चुपचाप देश से बाहर भेजा गया। पहले दुबई, फिर पाकिस्तान। वहां अधिकारियों के अनुसार इन युवकों को हथियार चलाने और विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग दी गई। यह सब गोपनीयता में हुआ। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि मुंबई लौटने के बाद यही युवक शहर को दहला देंगे। फरवरी और मार्च की शुरुआत में समंदर के रास्ते बड़ी मात्रा में RDX, हथियार और डेटोनेटर मुंबई के तटों पर उतारे गए। सीमा शुल्क और तटरक्षक बल की चूक का फायदा उठाकर यह खेप रायगढ़ जिले के समुद्री किनारों से होते हुए शहर तक पहुंची। जांच एजेंसियों ने बाद में माना कि यह देश की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक थी। 12 मार्च की सुबह कारें और स्कूटर विस्फोटकों से भरे जा चुके थे। निशाने तय थे: शेयर बाजार, होटल, एयरलाइंस दफ्तर, पेट्रोल पंप, बाजार। दोपहर 1:15 पहला धमाका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुआ। इसके बाद शहर के अलग अलग कोनों में धमाकों का सिलसिला चला। नरीमन पॉइंट, एयर इंडिया बिल्डिंग, जवेरी बाजार, सेंचुरी बाजार, माहिम, सी रॉक होटल। 250 से अधिक लोगों की जान गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। मुंबई पुलिस और CBI के लिए यह किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। घटना स्थलों से जो सुराग मिले, वाहनों के चेसिस नंबर, बचे हुए धातु के टुकड़े, चश्मदीदों के बयान, उन्हीं की मदद से जांच आगे बढ़ी। कुछ ही दिनों में जांच एजेंसियों को अंदाजा हो गया कि यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित नेटवर्क का नतीजा था। जांच के दौरान टाइगर मेमन के परिवार का नाम सबसे पहले सामने आया। उनका घर और दफ्तर धमाकों से ठीक पहले खाली कर दिया गया था। यह जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ा संकेत था। टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम धमाकों से पहले ही देश छोड़कर जा चुके थे और आज तक भारतीय कानून की पकड़ से बाहर हैं। लेकिन टाइगर मेमन का छोटा भाई याकूब मेमन, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट था, 1994 में भारत लौट आया। अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के अनुसार याकूब मेमन ने साजिश के वित्तीय लेन देन और तस्करी की व्यवस्था में भूमिका निभाई थी। उसकी गिरफ्तारी को जांच की सबसे बड़ी सफलताओं में गिना गया। अगले कई सालों तक टाडा अदालत में यह मुकदमा चला। सैकड़ों गवाह, हजारों दस्तावेज और एक जटिल कानूनी लड़ाई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में साबित किया कि यह हमला एक सुनियोजित साजिश थी, जिसका मकसद शहर को दहलाना और बदला लेना था। 2006 में टाडा अदालत ने पहला फैसला सुनाया, जिसमें कई आरोपियों को दोषी करार दिया गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में याकूब मेमन की मौत की सजा को बरकरार रखा। 2015 में इस फैसले को अमल में लाया गया। यह मामला भारत की न्यायिक और जांच व्यवस्था के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। आतंकवाद विरोधी कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क और लंबी कानूनी प्रक्रियाओं पर बहस की एक मिसाल। आज 3 दशक बाद भी 1993 के मुंबई धमाकों की गूंज शहर की सामूहिक स्मृति में बसी हुई है। यह घटना भारत की सुरक्षा नीतियों में बदलाव की वजह बनी। तटीय सुरक्षा को मजबूत किया गया और आतंकवाद से निपटने के तरीकों को नया आकार दिया गया।
यह कहानी सिर्फ एक शहर पर हुए हमले की नहीं है, यह इस बात की भी है कि कैसे एक समाज बर्बादी के बाद भी खड़ा रहता है और कैसे इंसाफ की तलाश दशकों तक जारी रह सकती है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहें।